हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एसएफएम के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर विच इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन इसके साथ शुरू करेंगे। अभी जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट अपने आप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा विच इज चैप्टर 2 इक्विटी या शेयर वैल्यूएशन, और इसका एक और पार्ट आएगा विच इज चैप्टर 3 बॉन्ड वैल्यूएशन। इधर देखना एक बार मेरे साथ, आप इंडेक्स पे आ जाओ। अपने जो क्वेश्चन बैंक का इंडेक्स है एक बार वहां पे आओ। ये देखो चैप्टर 2 पे नजर डालना इक्विटी एंड शेयर वैल्यूएशन, और चैप्टर 3 पे नजर डालना बॉन्ड वैल्यूएशन। तो ये दोनों ही चैप्टर्स ना मिला के इसको हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पार्ट बनाते हैं। अपने इसको दो सेपरेट चैप्टर्स की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि भैया इसमें कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, तो इसको अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, मिक्स नहीं करना है आपस में। और फिर एक सिक्योरिटी एनालिसिस भी रहता है, वो भी एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मेरे साथ ये चैप्टर शुरू करना है, इक्विटी एंड शेयर वैल्यूएशन। तो इस पे आ जाते हैं। अब सुनते हुए चलना, खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस तरह से, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से अपना ये पैटर्न चलेगा, बेसिक्स पे अपना ये डिस्कशन हुआ है, उस तरीके से बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सब कुछ पता रहे। ऐसा भी नहीं करना है कि मैं आपको एक बार में फॉर्मूला लिस्ट दे दूं कि आप रट्टा मार लो फिर अपने इसको सम्स करें, बिल्कुल वो नहीं करना है। क्योंकि अगेन रिपीटेडली मैं आपको ये बात बोलूंगा, एक सब्जेक्ट जो अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में लगना ही लगना है एकदम। आप कुछ भी कर लो, अकाउंट्स में काम करो, ऑडिट में काम करो, टैक्स में काम करो, कोई जॉब कर लो या अपना प्रैक्टिस कर लो, कोई स्टार्टअप चालू करो, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, आपको एक सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में लगना ही लगना है, वो है अपना ये एसएफएम। बिकॉज आप कहीं से भी कमाएंगे, वो तो कमाना तो एक चीज है, अब उस चीज को इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करना और उसको सेव करके चलना कि भाई अपना फ्यूचर आउटलुक एक बहुत अच्छा लाइफ अपने को मिले गोइंग फॉरवर्ड, तो उसके लिए आपको फाइनेंसेस के कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको मैं फुल एफर्ट मार दूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगे, और लगेगा, आई गारंटी आपको लगेगा। बस सुनते हुए चलना, मेरे साथ साथ सुनते हुए चलना, ठीक है। एक एक चीज इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी रिलेट कराऊंगा, मार्केट्स में कैसे काम करता है और सब कुछ, तो आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा। सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान वाइज वन ऑन वन ऐसा वन वे कम्युनिकेशन वाला डिस्कशन नहीं करेंगे अपने, तो सुनते हुए चलना बस। अब रहा बात सिक्योरिटी वैल्यूएशन, तो सिक्योरिटी वर्ड क्या होता है? सिक्योरिटी बोले तो एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी में रहता है। अब कंपनी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। अपने को यहाँ पे तीन इंस्ट्रूमेंट ही जानना है। इक्विटी शेयर, जो तीन मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, फिर शेयर्स में दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा जो अपना रहता है बॉन्ड या बोले तो डिबेंचर। बॉन्ड एंड डिबेंचर उसको सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, कहने को वो सिनोनिम्स की तरह चलते हैं। अपने सिलेबस में इक्विटी शेयर और बॉन्ड एंड डिबेंचर इसका वैल्यूएशन है, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन अपने सिलेबस में नहीं है। वो मतलब एक तरह से देखे तो वो भी बॉन्ड और डिबेंचर की तरह ही वैल्यू होता है। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर वैल्यू करना है, आपको बॉन्ड एंड डिबेंचर सीखना है, आपको प्रेफरेंस शेयर भी वैल्यू करना आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ अलग नहीं है उसमें। और रहा बात वैल्यूएशन बोले तो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले आप वैल्यू चीज को समझो। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू मतलब what should be the price, यानी किसी भी चीज का प्राइस क्या होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, रिलायंस के इक्विटी शेयर मार्केट में ट्रेडेड होते हैं। आप लोग भी जो लोग ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आप इक्विटी शेयर्स में ही ट्रेड इन्वेस्ट करते हो मैक्सिमम। तब जो इक्विटी शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हम उसमें, यानी उसका एक होता है मार्केट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, मेरे साथ साथ देखना, ये सब अपने इसको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिलेट करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, जैसे इधर देखना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, ये निफ्टी का रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक चार्ट है। अब यहां पे ये पर डे का टाइम फ्रेम में, तो यानी रिलायंस का शेयर प्राइस आपको यहां क्या दिख रहा है? 1214 रुपए, 1214.55, चलो 1215 रुपए मान लो। अभी जो 1215 रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस है, ये वैल्यू बोलेंगे क्या? ये वैल्यू नहीं बोलेंगे,
ये बिल्कुल वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल प्राइस। तो इसके लिए मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट लिखते चलो, साथ में समझते हुए लिखते हुए चलना आपको, प्राइस वर्सेस वैल्यू। और जैसा मैंने बताया था, जो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, जो अपने को एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है नोट्स की तरह से, वो अपने ब्लैक कलर से लिखते हुए चलेंगे। और जो अपने लिए बस एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के लिए रेलेवेंस नहीं रखता, वो अपने ब्लू से लिखेंगे। तो जिससे पता हो कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले जब अपना फाइनल सेट ऑफ रिवीजन होगा, अपने को ब्लू वाला चीज नहीं पढ़ना है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर कहीं अटक गए तो ठीक है, इन चीजों को रेफर कर लिया, दैट इज इट। तो इसीलिए कलर कोडिंग मेरे साथ साथ आप प्लीज मेंटेन करना, जिससे एक दिन पहले आपको पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत जरूरी होता है कि आइडिया लगा के रखना पहले से ही, क्योंकि सिलेबस इतना ह्यूज है ही, एक दिन में खत्म करना भी एक टास्क रहता है। तो देखो, एक तरफ अपना रहता है प्राइस। प्राइस जो अपने बोलते हैं इट इज एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस बोले तो इसको हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में क्या प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। मार्केट में क्या प्राइस है आज के दिन। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने अभी अभी देखा, मार्केट में आज के दिन उसका प्राइस क्या है, 1214 रुपए 55 पैसा, 1215। वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हुआ प्राइस दैट शुड बी, मतलब क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मार्केट प्राइस आज के दिन क्या है, मार्केट प्राइस आज के दिन क्या है, 1215 रुपए। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का अगर मैं आपको बताऊं पर शेयर वैल्यू क्या है, क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो। वो इतना इजीली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो हर दिन चेंज नहीं होता। अब मार्केट प्राइस का क्या है, आज के दिन 1215 रुपए है, इससे पहले वाले दिन, एक दिन पहले अगर आप यहां पे देखो, एक दिन पहले उसका वैल्यू चेंज हुआ था क्या, एक दिन पहले उसका वैल्यू चेंज हुआ था क्या, इधर देखो, एक दिन पहले क्या वैल्यू थी, एक दिन पहले 1228 रुपए था। उससे एक दिन पहले क्या वैल्यू था, 1233 रुपए थे। अगर सपोज करो आप एक महीने पहले चले जाओ, एक महीने पहले क्या था, 1285 रुपीज था। अगर आप और थोड़ा सा और पहले चले जाओ, और पहले चले जाओ, ठीक है, और थोड़ा सा पहले चले जाओ, 6-8 महीने पहले क्या वैल्यू थी, 6-8 महीने पहले वो 1500 रुपए थी, 100 रुपए ज्यादा था, 300 रुपए ज्यादा था 6 महीने पहले, 1515 रुपए था लगभग। तो यानी मार्केट प्राइस इज समथिंग विच कैन चेंज एवरी डे, वो कभी भी चेंज हो सकता है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट फोर्सेस। वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी डिमांड वर्सेस सप्लाई। अगर डिमांड आ रहा है तो उसके शेयर के प्राइस, शेयर का जो प्राइस होता है वो ऊपर चले जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो शेयर का प्राइस नीचे चला आएगा। बट जो वैल्यू है ना, वो ऐसा डेली फ्लक्चुएट नहीं करता, वो फिक्स्ड रहता है। इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। यानी क्या डेली रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ बदल रहा है क्या, कुछ बदल तो नहीं रहा ना डेली। मालूम है रिलायंस एक दिन में कितना सेल करती है, मोटा मोटी मालूम है, तो फिर भाई वैल्यू कब बदलेगा। अरे वैल्यू कब बदलेगा, तुम समझो ना, वैल्यू कब बदलेगा, वैल्यू बदलेगा जब रिलायंस ने कोई नया प्रोडक्शन प्लांट सेटअप किया, यानी उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका सेल बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। सेल रेवेन्यू एक ही बात हो गया, रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ना चाहिए क्या, हाँ बढ़ना चाहिए ना। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अगर कोई ब्रांड को अक्वायर कर लिया, चलते फिरते नया कंपनी तो खरीद ही लेता है, अगर उसने कोई नया कंपनी को अक्वायर किया तो उस केस में क्या रिलायंस का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अगर किसी कंपनी को खरीदेगा तो उसका भी तो, वो भी तो प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा, उसके कारण रिलायंस का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन प्राइस ऐसा है, प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से। सपोज करो किसी ने मार्केट में ऐसा रूमर फैला दिया कि भाई मुकेश अंबानी जो है वो बहुत ज्यादा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार चलता है, कभी भी कुछ बुरा न्यूज आ सकता है। अब ये रूमर हो सकता है, ये रूमर हो, कोई आप जाके चेक करने वाले हो क्या कि वो उनका एक्चुअल में तबीयत कैसा है। लोग गूगल में चेक करेंगे, न्यूज आर्टिकल्स पे चेक करेंगे, न्यूज आर्टिकल्स ने अगर ये बात बोल दी तो क्या रिलायंस के शेयर प्राइस पे क्या होगा, आपको क्या लगता है, वो नीचे चला आएगा ना, वो थोड़ा तो गिर जाएगा। तो यानी एक्चुअल प्राइस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। वैल्यू जो है वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती है, और वो डेली इस तरीके से बदल नहीं सकती। सही है।
प्राइस आपको इजीली अवेलेबल होगा, मार्केट में आपको दिख जाएगा कहीं पे भी। जैसे शेयर का मैंने आपको बताया, आप सपोज करो मैं अगर बताऊं ये आईपैड का क्या प्राइस होना चाहिए, वो इजीली आप एप्पल की वेबसाइट पे जाओगे आपको दिख जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं इस कैलकुलेटर का क्या प्राइस होना चाहिए, आप कहीं पे भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी चेक करके बता सकते हो क्या प्राइस होना चाहिए। समझा क्या? तो इस तरीके से आप हर चीज का एक प्राइस, शर्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, चश्मे का क्या प्राइस होना चाहिए, वो सब चीज का प्राइस भाई मार्केट में अवेलेबल है। जाओ सेलर से पूछो क्या प्राइस है, वो आपको बता देगा, दैट इज द मार्केट प्राइस। करेक्ट है। बट वैल्यू आपको इतना इजीली नहीं समझ में आएगा, उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अब वैल्यू क्या होता है, और इसको समझते हुए चलना, सुनते हुए चलना। वैल्यू जो है ना, वैल्यू उसको अपने बोलते हैं एक्सपेक्टेड बेनिफिट that can be derived from any asset, from any asset। कोई भी एसेट से जो बेनिफिट डिराइव किया जाएगा ना, उसको वैल्यू बोला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहां लेता हूं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे सपोज करो इधर मैं हूं, ठीक है, दिस इज मी यानी MS। अब आप मेरे पास आए और बोले यार सर अभी अभी 14 फरवरी गई है और मैंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया, घर से तो पैसे मिलने से रहे और अभी मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम एज सच तो है नहीं, आर्टिकलशिप, स्टाइपेंड, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पे तो कुछ बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है, आने जाने में निकल जाता है, तो एक काम करो थोड़ा सा लोन दे दो। मैं बोला क्यों चाहिए? बोला अरे समझो ना, दो ना, जब कमाने लग देंगे आपको लौटा देंगे। बोला चल ठीक है, ओके। तो मैंने बोला लोन दे दिया। अब मैं अगर लोन देता हूं, किसको देता हूं? तुमको लोन देता हूं, तुमको लोन दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? वो बोला ठीक है, वो आप सबको मत बताइए। ठीक है, लोन दिया तुमको, कितने का लोन दिया वो देखते हैं, लेकिन लोन दिया, मैंने लोन दिया, लोन गिवन है मेरे लिए। अब जब मैंने लोन दिया है तो यानी ये मेरे लिए लोन गिवन क्या हो जाएगा, एसेट की लायबिलिटी मेरे लिए एसेट हो जाएगा। अब ये जो मेरे लिए एसेट है, इसका कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना। ये लोन का वैल्यू क्या मेरे लिए, बोलो ना, ये लोन का वैल्यू क्या है? अब इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। बोला अगर मैं लोन देने वाला हूं तो मेरे को कुछ इसमें से रिटर्न भी आना चाहिए, कुछ तो मेरा रिटर्न आना चाहिए ना। तो तुमने बोला चलिए ठीक है, हम तो सोचे थे आप हेल्प करेंगे, बट कोई बात नहीं, 50,000 रुपीज पर एनम। तुमने बोला कि तुम मुझे लौटाओगे कितना, 50,000 रुपीज पर एनम लौटाओगे। कितने टाइम के लिए लौटाओगे? फॉर 5 years। फॉर 5 years तुमने बोला कि तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। एवरी ईयर तुम 50,000 देते जाओगे, यानी 5 साल में तुम 2.5 लाख रुपए तुमने दे दिया। और मैंने बोला कि जो मेरा इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, मेरे को चाहिए इसमें रिटर्न चाहिए भैया 10%। 10% मेरा कमाई होना चाहिए एक साल में, वरना ये मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुमको लोन क्यों दूं? मैं तुमको लोन क्यों दूं? कहीं और पे इन्वेस्ट कर दूंगा जहां मेरे कमाई आ रहा होगा। तो तुमने बोला लोन चाहिए, मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10% का रिटर्न देना पड़ेगा। तुमने बोला डन। तुमने बोला कि 50,000 पर एनम हर साल देंगे आपको, 5 साल तक देंगे। तो अब ये निकाल के बताओ कि भैया जो इसका वैल्यू ऑफ लोन है, वैल्यू ऑफ लोन है, ये क्या होना चाहिए? ये वैल्यू ऑफ लोन क्या होना चाहिए? मेरे साथ साथ देखते हुए चलना। अगर मैं इसको एक टाइमलाइन में ब्रेक कर दूं, टाइमलाइन में ब्रेक कर दूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, आज मैंने लोन दिया, आज मैंने लोन दिया, लोन गिवन है। कितने का लोन दिया वो निकालेंगे अभी, लोन गिवन। तुमने बोला कि हम फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 50,000, फिर 50,000 और फिर लास्ट ईयर में 50,000 लौटाएंगे। और मैंने बोला मेरा रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है, मैंने बोला मेरे को 10% रिटर्न चाहिए, पर एनम चाहिए, हर साल 10% चाहिए। यानी ये जो 50% है, ये जो 50% है, ये 50% पे मेरे को 50,000 में 10% रिटर्न जुड़ा हुआ होगा मेरा, और ये तो एक साल बाद मिलने वाला है। तो इस 50,000 का आज के दिन मेरे लिए क्या वैल्यू है, फिर इस 50,000 का, ये तो 2 साल बाद 50,000 रुपए मिलेगा, तेरे को हर साल का 10% रिटर्न चाहिए था ना। ये 2 साल बाद 50,000 जो मिलेगा, इसका आज के दिन क्या वैल्यू होगा। फिर ये 50,000 जो 3 साल बाद मिलेगा, मेरे को 3 साल बाद मिलेगा, उसका आज के दिन क्या वैल्यू होगा। ये 50,000 4 साल बाद जो मिलेगा, उसका आज के दिन क्या वैल्यू होगा। एंड लास्ट 50,000 जो मेरे को 5 साल बाद मिलने वाला है, उसका आज के दिन क्या वैल्यू होगा। अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो मेरा वैल्यू ऑफ द लोन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ द लोन, इधर देखते हुए चलो। सो वैल्यू ऑफ लोन इज इक्वल टू, बोलो पहले साल में मेरे को कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है।
50,000 मिला फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला, और मेरा रिटर्न मेरे को 10% पर ईयर चाहिए था। तो अब अगर वो एक साल बाद मेरे को 50,000 रुपया मिल रहा है, तो यानी आज के दिन मेरे लिए वो क्या मायने रखता है, ये 50,000 में 10% रिटर्न जुड़ा हुआ होगा, यानी डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1। बेसिक्स में हमने ऑलरेडी इसका डिटेल डिस्कशन कर रखा है, आपको याद आ रहा होगा देख देख के। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू इस तरह से निकालना है, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू। तो बस यही अपने को कैलकुलेट करते हुए चलना है, बट फिर भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। बेसिक्स आप देखा होगा आपने, तो इसके आगे आपको क्लियर होते हुए चले जाएगा ये चीज। नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लेना, फिर आगे चलना। बट यहां के लिए 50,000 रुपीज एक साल बाद मिला, उसको मैंने बोला आज का क्या वैल्यू होना चाहिए, 50,000 डिवाइड बाय 1.1। और जो 2 साल बाद 50,000 मिल रहा है 1.1 स्क्वायर, क्योंकि वो 2 साल बाद है, यानी उसमें 10% पहले साल का, 10% दूसरे साल का, तो डिवाइड बाय 2 बार 1.1 करेंगे। फिर 50,000 जो 3 साल बाद मिलने वाला है वो हो जाएगा डिवाइड बाय 1.1 क्यूब, और फिर 50,000 डिवाइड बाय 1.1 होल टू द पावर 4 4 साल बाद वाला, और जो 5 साल बाद मिलने वाला है वो 1.1 टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो 5 साल बाद मिल रहा है, यानी हर साल का 10% से उसको पीछे लाना पड़ेगा। यानी आज के दिन का वैल्यू क्या है, अगर आप देखो ये जो 50,000 एक साल बाद मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू क्या है, 45,455 बोलते हैं इसको। थोड़ा राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ मैं करके बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45,455 आज के दिन मेरे को मिला, एक साल बाद का है, ये आज का वैल्यू होगा। अब 50,000 जो मेरे को 2 साल बाद मिलने वाला है वो क्या होगा, वो हो जाएगा, उसका आज का वैल्यू है 45,322। आज का वैल्यू हो गया 41,322 रुपीज, क्योंकि 2 साल बाद 50,000 रुपए मिलने वाला है। अब जो 3 साल बाद 50,000 रुपए मिलने वाला है, उसका आज का क्या वैल्यू होगा, उसका आज का मेरा वैल्यू होगा 37,566 37,566 रुपीज मेरा आज का वैल्यू। 50,000 तो 3 साल के बाद मिलेगा, तो डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, 3 साल पीछे ले आओ उसको, आज का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो 50,000 4 साल बाद मिलने वाला है, आज का इसका क्या वैल्यू है, आज का इसका वैल्यू है 34,151 रुपीज। तो 4 साल अपने को पीछे लेके आना पड़ा, तब जाके आज का वैल्यू मिलेगा। और जो 5th ईयर के एंड पे 50,000 रुपए मिल रहा है, उसका आज का क्या वैल्यू है, उसका आज का वैल्यू है 31,046। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल कराऊं तो टोटल मेरे लिए लोन का वैल्यू क्या है, 1,89,540। मेरे लिए टोटल इस लोन का वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1,89,540 रुपीज। यानी मैं आज के दिन तुमको कितने का लोन देने वाला हूं, 1,89,540 रुपीज। किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और मेरा जो इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10% का। तो यानी अगर मैं तुमको बोलूं, ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। वो 2 चीजों पे, कोई भी चीज की वैल्यू 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला एक जो है तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, तुमको उससे रिटर्न कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल लो या उसको अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं। इससे अपने को रिटर्न कितना चाहिए, ठीक है, पहला चीज। अगर मेरे को इसमें से 11% चाहिए होता, मैं तुमको बोलता लोन तो दे देंगे लेकिन 11% चाहिए मेरे को हर साल, तो अगर 11% देते तो फिर कैश फ्लोज बदल जाता, 9% बोलते तो फिर बदल जाता। तो एक तो एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है, और दूसरा चीज वो डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या है फ्रॉम द एसेट। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या है फ्रॉम द एसेट। जैसे सपोज करो इस चीज में ये जो 1,89,540 आया, ये 2 चीजों के वजह से आया, एक 50,000 हर एवरी ईयर 50,000, और दूसरा 10% का रेट। अगर मैं तुमको बोलूं ये 50,000 नहीं 60,000 होगा, तो क्या है, वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज चेंज हो गए। अब मैं तुमको दूसरे में बोलूं ये 10% नहीं 15% होना चाहिए, तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स।
या तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न 10% था जो अपने एग्जाम्पल में, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट विच इज 50,000 रुपीज पर ईयर। समझा क्या? बोलो, यहां तक क्लियर है? तो यानी अपने को यहां क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ने का है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगा ये अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होना चाहिए तुम बताओ ना? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो मेरे को किससे मिल रहा है, एक इक्विटी शेयर खरीदने पे जो मिल रहा हो, सो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम इक्विटी शेयर, वही उसका वैल्यू होगा। जो मेरे को उससे मिलने वाला है, जो कैश फ्लोज उसके वजह से मिलने वाले हैं, वो उसका वैल्यू होना चाहिए। अब दो चीज पर ये डिपेंड कर सकता है, दो टाइप से इसका मॉडल होता है। एक होता है अपना डिविडेंड बेस्ड मॉडल, एक होता है डिविडेंड बेस्ड मॉडल, और दूसरा अपना रहता है अर्निंग्स बेस्ड मॉडल। डिविडेंड बेस्ड मॉडल, अर्निंग्स बेस्ड मॉडल। कोई भी इक्विटी शेयर से एक ही कैश फ्लो आने वाला होता है विच इज डिविडेंड। तो एक डिविडेंड के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे, कितना डिविडेंड मिलने वाला है और मेरा रिटर्न क्या है, उसके बेसिस पे वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। और दूसरा डिविडेंड डिपेंड किस पर करता है? अर्निंग्स पर। अर्निंग्स बढ़ेगा आपका तो शायद डिविडेंड भी बढ़ जाएगी। तो अर्निंग्स पे डिविडेंड डिपेंड करता है, जिस वजह से अपने सीधे अर्निंग्स पे ही वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। क्लियर है ना यहां तक? तो अपने अभी शुरू करेंगे डिविडेंड बेस्ड मॉडल। यहां शुरू करेंगे डिविडेंड बेस्ड मॉडल। जो अपना नोट्स बन रहा है वो आप ब्लैक पेन से बनाते हुए चलना, जो कुछ सेल्फ नोट टाइप का होगा वो ब्लू पेन से एग्जाम्पल में लिखते हुए चलना। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो डिविडेंड बेस्ड मॉडल से वैल्यू क्या करना है? सपोज करो आज आपको एक शेयर खरीदना है, आज आपने शेयर खरीदा जिसका एक साल बाद इसका एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है एक साल बाद वो होने वाला है 2 रुपीज पर शेयर। एक साल बाद आपको 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे देगा। और जिसका प्राइस आफ्टर 1 ईयर है, प्राइस आफ्टर 1 ईयर, प्राइस आफ्टर 1 ईयर जो है इसका 21 रुपीज है, 21 रुपीज है। और आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो अपना है वो है 15%। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि इसका आज का प्राइस क्या होना चाहिए जिसपे तुमको खरीदना चाहिए। मतलब व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर टुडे। मैंने एक्चुअल प्राइस नहीं पूछा है, मैं पूछ रहा हूं कि आज का प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, क्या होना चाहिए प्राइस, बोलो ना। 2, उससे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या आने वाले हैं? क्या आएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो? 2 रुपया का पर 2 रुपया डिविडेंड मिलने वाला है, प्लस अगर हम सेल कर देंगे तो हमको 21 रुपया मिलेगा, एक साल बाद मिलेगा। अब ये तो एक साल बाद मिलेगा ना, तो इसको डिवाइड बाय 1.15 कर दो, यानी 2 + 21 23 डिवाइड बाय 1.15 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ₹20 पर शेयर। यानी बोले तो इस शेयर का आज के दिन वैल्यू या प्राइस क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 20 रुपए। ये है प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, ये है प्राइस क्या होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, अब एक्चुअल जो मार्केट में प्राइस ट्रेड हो रही है वो हो सकता है अलग हो, या हो सकता है 20 रुपए हो, या हो सकता है नीचे हो। अब सपोज करो जो मेरा मार्केट में एक्चुअल प्राइस अवेलेबल है, मार्केट में एक्चुअल प्राइस अवेलेबल है, मार्केट में एक्चुअल प्राइस है 18 रुपए, लेकिन क्या होना चाहिए था? 20 रुपीज होना चाहिए था। 18 रुपए एक्चुअल मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या हम इसको फटाफट से बाय कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, फटाफट से जाके बाय कर लो। क्यों? अरे फायदा ही है ना। तुम तो बोले थे तुमको 20 रुपए में इसको बाय करना है ताकि तुमको 15% का रिटर्न मिलना चाहिए, करेक्ट? तो क्यों हम 20 रुपए में बाय करेंगे? अगर हम 20 रुपए में बाय करते हैं तो इससे हमको दो टाइप से मिल सकता है। क्या रिटर्न मिलेगा? एक मिलेगा डिविडेंड, कितना डिविडेंड मिल रहा था? 2 रुपीज पर शेयर। दूसरा अपने को मिलेगा कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, जिसको हम अलग से क्या बोलते हैं? ग्रोथ।
प्राइस में भी तो ग्रोथ आ जाएगा ना, प्राइस विल चेंज फ्रॉम 20 टू 21, 20 से लेके 21 तक प्राइस चले जाएगी, यानी इसका भी ग्रोथ हुआ, प्राइस में भी ग्रोथ आया। अब डिविडेंड जो है, डिविडेंड मेरे को कितना मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है। मैंने शेयर खरीदा कितने में था, 20 रुपए में खरीदा था, तो ये कितना परसेंट हो गया, ये हो गया मेरा 10%। 10% का तो मेरे को डिविडेंड मिल जा रहा है। 10% मेरे को 15% चाहिए था ना, मेरे को तो 15% चाहिए था। अब ये 15% में 10% मेरा डिविडेंड से आ रहा है। फिर ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन है या ग्रोथ, कितना आया ये ग्रोथ, 21 रुपीज 1 साल बाद की प्राइस है। मैंने खरीदा कितने में था, 20 रुपए में खरीदा था, तो 20 रुपए पे इसका रिटर्न परसेंटेज निकालो। 1 रुपया मेरे को फायदा मिल रहा है कितने पे, 20 रुपए पे, यानी 5% का फायदा मिल रहा है। अगर परसेंटेज में बोले तो 5% का फायदा मिल रहा है। तो 20 रुपया 10% डिविडेंड से फायदा, 5% कैपिटल अप्रिसिएशन यानी ग्रोथ की वजह से फायदा। तो टोटल कुल मिला के क्या मेरा 15% जो मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए था, क्या वो आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है, 10% भैया आपको डिविडेंड से मिल जा रहा है और 5% आपको प्राइस में ग्रोथ की वजह से मिल जा रही है। तो ये आपका टोटल 15% का रिटर्न ब्रेकअप हो गया। इस तरीके से ये चलता है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया क्या। हमने खरीदा 2 रुपए में, शेयर खरीदा 20 रुपए में, 1 साल बाद हमको 2 रुपए डिविडेंड मिला, 21 रुपए में हमने शेयर बेच दिया, कमाया कितना, 15% कमाया। करेक्ट। कैसे कमाया, 10% इसमें डिविडेंड था, 2 रुपया 20 रुपए के ऊपर में, और 1 रुपया का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो 5% प्राइस इंक्रीज हो गया। सो 2 टाइप से ये रिटर्न आ गई। यानी इसका जो अपना कॉन्सेप्ट है, ब्लैक में लिखना अब इसको, इसका जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं P0 या V0। P0 बोले तो ठीक है, ये सब हम लोग लिख लेंगे, P0 या V0 बोलते हैं। P0 या V0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। अब इसमें P0 या V0 क्या है, P0 या V0 है एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर टुडे। आज के दिन क्या प्राइस होना चाहिए वो होता है P0 या V0। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, अगर हम P0 लिखते तो क्या ये एक्चुअल मार्केट प्राइस है, नहीं, वो आज का वैल्यू ही तुमसे पूछ रहा है कि आज का वैल्यू क्या होना चाहिए। D1 क्या हो गया, डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या डिविडेंड है वो, क्योंकि अभी का जो डिविडेंड है वो तो आपको मिल चुका, उस पर आप कैसे वैल्यू निकालोगे, आपका वैल्यू क्या होगा, 1 साल बाद आपको इससे क्या कैश फ्लो मिलने वाला है वो होगा। P1 क्या होता है, P1 इज प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या प्राइस होगी उस पर आप सेल कर दोगे। और KE क्या है, KE आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगेन ये भी 1 साल का ही है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर 1 ईयर, तो इसीलिए हम सारा डेटा 1 ईयर का ही ले लिए। क्लियर है ना। तो P0 या V0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, इसको हम बोलते हैं सिंगल पीरियड, इसको हम बोलते हैं सिंगल पीरियड डिविडेंड मॉडल। सिंगल पीरियड डिविडेंड मॉडल यानी आपने शेयर खरीदा, 1 साल के लिए होल्ड किया, सिंगल पीरियड होल्ड किया और फिर सेल कर दिया, तो फिर भैया बताओ क्या रिटर्न होना चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बेसिक अजम्पशन छुपा है, आप समझ गए होंगे शायद। इसका अजम्पशन क्या रहता है, इसमें एक अजम्पशन ये रहता है कि इसमें जो शेयर है ना, जो शेयर है विल बी सोल्ड आफ्टर, ये क्या हो गया, ये जो शेयर है विल बी सोल्ड आफ्टर 1 ईयर, ये एक बेसिक असम्पशन हो जाता है। तभी हमने D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE लिया। भाई अब जरूरी थोड़ी है कि शेयर सेल ही कर देंगे आफ्टर 1 ईयर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि व्हाट इफ द शेयर इज नॉट सोल्ड एवर, कभी बेचा ही नहीं हमने वो रख के रखा हमेशा के लिए, ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स MRF का शेयर जिन दादाजी ने अगर खरीद के रखा तो खरीद के रख ही लिया। इफ द शेयर इज नॉट सोल्ड एवर, तभी क्या करें, तब क्या करें, तब क्या होना चाहिए, इसका प्राइस
P0 या V0, जो इसका प्राइस है जो आज के दिन होना चाहिए, प्राइस या वैल्यू जो आज के दिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? D1 बाय 1 प्लस के, एक साल बाद क्या डिविडेंड मिलेगा, अब वर्सेस आपका रिटर्न क्या है, फिर 2 साल बाद क्या डिविडेंड मिलेगा, उसको हम 2 साल से पीछे ले आएंगे, ये तो 2 साल बाद का डेटा है, फिर 3 साल बाद क्या डिविडेंड मिल रहा है, 3 साल बाद क्या डिविडेंड मिल रहा है, फिर 4 साल बाद क्या डिविडेंड मिल रहा है, इसको हम 4 टू द पावर 4 से पीछे लेंगे, इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि आपको कभी शेयर बेचना ही नहीं है, तो आप हर साल का डिविडेंड एस्टिमेट करोगे ना, हर साल का डिविडेंड एस्टिमेट करेगा, हर साल के डिविडेंड को डिस्काउंट करते हुए चले जाएगा अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से, और उससे आपको मिल जाएगा शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, किसी भी कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या आपको आज से लेके पूरे जन्म तक का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बता दे कि आज कितना डिविडेंड मिलेगा, अगली बार अगले साल कितना, उसके अगले साल कितना, उसके अगले साल कितना? ये कैसे बताएगा यार कोई भी कंपनी, ये कैसे बताएगी? करेक्ट। उसको क्या पता कि वो कितना प्रॉफिट करने वाला है आज से 10 साल बाद? हाउ इज दिस फेयर? तो डिफिकल्ट होगा ना किसी के लिए भी जानना। तो हम क्या करते हैं क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड सा चीज होता है कि हम मान लेते हैं कि डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड विल ग्रो, हम मान लेते हैं कि डिविडेंड विल ग्रो एवरी ईयर बाय अ कांस्टेंट रेट, यानी डिविडेंड हर साल ग्रो करेगा लेकिन एक कांस्टेंट रेट से ही ग्रो करेगा, जिसको हम बोलते हैं जी। अब ये जी 10%, 8%, 15%, 20% कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी को देख के आपको समझना पड़ेगा। लास्ट 3-4 साल का डिविडेंड देखो, कितने साल से ग्रो, किस रेट से ग्रो किया, तो आप ये मान सकते हो कि आगे भी इसी रेट से ग्रो करेगा। करेक्ट। तब नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो तो चलो ठीक है, D1 बाय 1 प्लस के। अब उसके नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड D2 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? यहां पे ध्यान देना, D1 D2 है ना, D2 लिखा है यानी 2 साल बाद का हमको डिविडेंड देखना है, तो D1 यानी 1 साल बाद का क्या डिविडेंड है, इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट क्या है, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? और ये नीचे वाला तो सेम ही रह जाएगा। फिर इस हिसाब से D3 क्या होना चाहिए, इस हिसाब से D3 D1 इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वो 2 साल ग्रो करेगा। D1 से 1 प्लस जी किया D2, उस पर 1 प्लस जी किया D3, डिवाइड बाय 1 प्लस के ई का होल क्यूब। इस हिसाब से D4 क्या होना चाहिए, फिर D1 इंटू 1 प्लस जी टू द पावर क्यूब, क्योंकि D1 तो 1 साल बाद का डिविडेंड है, 2 साल बाद के लिए जाने के 1 प्लस जी, फिर 3 साल बाद के लिए 1 प्लस जी एक और बार, 4 साल बाद के लिए एक और बार, यानी 3 साल बाद हमने 3 साल का इसमें ग्रोथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 1 प्लस के ई टू द पावर 4। ये तो कांस्टेंट ही है, डॉट 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 डॉट, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये जो है ये एक जीपी सीरीज मिल गया। जीपी सीरीज मतलब एक कांस्टेंट रेट से आप देखो ग्रो करते जा रहा है, और जीपी सीरीज में इसका आर क्या है, जो कांस्टेंट रेट, जैसे अगर यहां से यहां हम गए तो किस रेट से मल्टीप्लाई हुआ आप देखो, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो किस रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, 1 प्लस जी, यहां से यहां आने में 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई हुआ, क्या D1 था, फिर D1 इंटू 1 प्लस जी हो गया, सो 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई हुआ, और डिवाइड बाय नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ, इधर 1 प्लस जी है, यहां हो गया 1 प्लस के ई है, आगे हो गया 1 प्लस के ई का होल स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ, वो मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस के ई से, वो मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस के ई से। तो अगर आपको मालूम है ये जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज में कांस्टेंट रेशियो होता है जिसको हम आर बोलते हैं, विच इज 1 प्लस जी डिवाइड बाय 1 प्लस के ई। अगेन मैंने आपको ये बेसिक्स में ऑलरेडी करा दिया है, इसीलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बट बेसिक्स वाले क्लास में ये ऑलरेडी मैंने आपको डेरिवेशन एक बार बता भी रखा है। करेक्ट। तो इस केस में अगर नहीं भी किया तो इधर देख लो एक बार, तो समझ ही जाओगे। डिविडेंड का ये इस तरीके से टोटल अपने को करना है। अब टोटल कैसे करेंगे, यानी इसका सम निकालना होगा। सम क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सम विज ए बाय 1 प्लस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये हो गया D1 बाय 1 प्लस के ई, ये फर्स्ट टर्म हो गया। डिवाइड अपने किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं 1 माइनस आर से। आर क्या हो गया, ऊपर अभी अभी बताया, आर हो गया 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, कॉन्स्टेंट रेशियो जिसको अपने बोलेंगे।
तो यानी दिस इज इक्वल टू डी1 बाय 1 प्लस के ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, तो इधर नीचे भी है, और इसको अब तोड़ दो, इसको जो है ना तोड़ दो, मतलब ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के ई माइनस 1 माइनस जी, करेक्ट। अब ये और ये कट हो गए, इधर 1 1 कट हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया ना, तो विच इज इक्वल टू डी1 बाय के ई माइनस जी, ऐसा फॉर्मूला बन गया क्या? यानी यहां पे लिखो नंबर 2 में P0 या V0 इज इक्वल टू डी1 बाय के ई माइनस जी। इस तरीके से लिख लो। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, या साथ में इसको भी बोला जाता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल शायद आपने इंटर में लेवल पे पढ़ा होगा, तो नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं तो यहां सभी पढ़ाने वाला हूं। तो एक हमने पढ़ा सिंगल पीरियड डिविडेंड मॉडल, P0 या V0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, विच इज P0 इज इक्वल टू D1 बाय के ई माइनस जी। यहां पे G कांस्टेंट ग्रोथ आ गया, तो यहां पे आप लिखते हुए चलो, P0 क्या हो गया, एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर दैट शुड बी, ये होना चाहिए, ये है नहीं, होना चाहिए। D1 क्या हो गया, डिविडेंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर बोल सकते हैं, 1 साल बाद का डिविडेंड बेसिकली। के ई क्या हो गया, के ई हो गया एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और जी क्या हो गया, जी हो गया है कांस्टेंट ग्रोथ रेट, किस रेट से डिविडेंड ग्रो करता जाएगा, किस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। समझ में आया, क्लियर है? चलें, तो अब इसके बेसिस पे 2-4 सम कर लिया जाए, इधर देखते हुए चलना, कुछ सम्स करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन बैंक पे आ जाना, पेज 2.1 क्वेश्चन 2 देखना। हाँ, पेज 2.1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बैंक का अपना। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, ये बोलता है MN लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% से ग्रो करेगा। करेंटली वो 10 रुपए डिविडेंड देता है, करेंटली वो 10 रुपए डिविडेंड देता है। और दीज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर को 15% का रिटर्न चाहिए। बोला कि भाई एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक बता दो। तो तुमने बोला तो ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन 2 तुमने बोला ठीक है, सिंपल है, ग्रोथ जो है वो 8% दिया हुआ है, ग्रोथ 8% है, और ये 8% को ना तुम स्ट्रेट 0.08, जो भी रेट है ना, जो भी परसेंटेज में रेट दिया हुआ है वह 0.08 फैक्टर की तरह उसको लिख लेना, जैसे मैंने बेसिक्स में बताया था। तो ग्रोथ 8% है, 0.08 लिखा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है दिया हुआ है, उसको हमने 0.15 लिख लिया, फैक्टर में लिख लिया, बस करेक्ट है। और फिर बोलता है कि करेंटली पेज अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज, तो ये D1 10 रुपीज हो गया, D1 10 रुपीज नहीं, यहां D0 10 रुपीज है, क्योंकि ये वर्ड पे ध्यान देना, ये दिया हुआ है करेंटली पेज 10 रुपीज डिविडेंड, यानी वो तो अभी 10 रुपीज का डिविडेंड दिया। तो अगर वर्ड पेड या पेज है, तो तुम लिख लेना कि वो D0 होना चाहिए। ये मैं आपको नोट लिखा दूंगा, डोंट वरी। तो ये D0 10 रुपीज होगा। अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, P0 क्या होना चाहिए, D1 बाय के ई माइनस जी। D1 क्या है, D0 इंटू 1 प्लस जी। अपने को तो D0 मालूम है, ग्रोथ निकाल लेंगे, अपने को 1 साल बाद का डिविडेंड चाहिए, डिवाइड बाय के ई माइनस जी, विच इज इक्वल टू D0 कितना है 10, इस पे ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करो 1.08, 8% से ग्रो कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय के कितना है 0.15,
माइनस ग्रोथ कितना है 0.07, ठीक है, विच इज इक्वल टू यानी 10 इंटू 1.08, ये हो गया 10.8 डिवाइडेड बाय 0.08, 0.15 माइनस 0.07 यानी 0.08 कितना आ गया, ये आ जाएगा रुपीस 10 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 0.08, ये आ गया अपना रुपीस 135, सॉरी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D0 यानी 10 इंटू 1 प्लस ग्रोथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 1 प्लस ग्रोथ 1.08, ग्रोथ मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर के हिसाब से, डिवाइडेड बाय के कितना है, के है 0.15 माइनस ग्रोथ कितना है, ग्रोथ है 0.08, माइनस कर दिया 0.08 को, यानी 10 इंटू 1.08 विच इज 10.8 अपना एक साल बाद का डिविडेंड हो गया D1, डिवाइड करेंगे इसको अपने 0.15 माइनस 0.08 जो ग्रोथ रेट है यानी 0.07 से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा अपना रुपीज 154.29, 154.29, ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक P0 या V0 कुछ भी बोल सकते इसको। क्वेश्चन 2 हुआ। अब इस हिसाब से ही आप क्वेश्चन 3 कर लो, चलो 3 कर लो। क्या बोल रहा है 3 देखना, कंपनी शेयर इज करेंटली ट्रेडेड फॉर 80 रुपीज पर शेयर, यानी अभी का ये मार्केट प्राइस दे दिया P0 करेंटली ट्रेडेड एट 80 रुपीज पर शेयर, आज के दिन 80 रुपीज है प्राइस। एक्सपेक्टेड है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड वो 4 रुपए होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर, यानी D0 है कि D1 है, D1 है, एक साल बाद बोल रहा है 4 रुपए होने चाहिए, और इट विल ग्रो एट 8% इंडेफिनेटली, हमेशा 8% से ग्रो करेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है ये बताओ, यानी इसमें प्राइस पूछा कि कुछ और पूछ लिया, इसमें उसने प्राइस नहीं पूछा, इसमें उसने प्राइस तो दे दिया, वो दे दिया प्राइस आज के दिन में क्या है 80 रुपीज था ना, हाँ आज के दिन का प्राइस क्या है 80 रुपीज पर शेयर है। फिर अपना D1 क्या है, D1 यानी एक साल बाद का डिविडेंड 4 रुपया है, और उसने अपने को ग्रोथ रेट दे दिया, ग्रोथ रेट है 8% यानी 0.08, और वो पूछ रहा है कि ही बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ। सो चलो अपना इक्वेशन क्या है, P0 इज इक्वल टू D1 बाई के माइनस जी, विच इज P0 यानी 80 इज इक्वल टू D1 4 बाई के माइनस 0.08, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू सॉरी के माइनस 0.08 इज इक्वल टू 4 बाई 80, 4 बाई 80 क्या आ जाएगा, 4 बाई 80 आ जाएगा 0.05 आना चाहिए ना, हाँ करेक्ट। सो के माइनस 0.08 इज इक्वल टू 0.05, देयरफॉर के क्या हो जाएगा 0.05 प्लस इस तरफ आ जाएगा 0.08 यानी 0.13 विच गिव्स 13%। 0.13 क्या हो गया 13% हो गया, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपना क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 13%। सही है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 इसी हिसाब का चीज है, एक बार देख लो। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, Z लिमिटेड इज करेंटली सेलिंग फॉर 60 रुपीज पर शेयर, प्राइस आज का प्राइस यानी P0 60 रुपीज हो गया, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज, एक्सपेक्टेड टू पे यानी एक्सपेक्टेड है कि ऐसा डिविडेंड आएगा, आया नहीं अभी तक, यानी इसको हम मान सकते हैं दिस इज D1। ग्रोथ रेट है 8% का, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बता दो, तो यानी ये बोल रहा है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है जो आपका प्राइस है वो 60 रुपए है, जो आपको D1 मिलना चाहिए वो 3 रुपए होगा, और ग्रोथ है 0.08 का। सो अगेन P0 इज इक्वल टू D1 बाय के माइनस जी, which gives 60 is equal to 3 by ke minus 0.08,
यानी के ई इज इक्वल टू 3/60, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपने करते हैं 3/60 ऐसे, ठीक है, हड़बड़ाते नहीं है वरना हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो के ई माइनस 0.08 इज इक्वल टू 3/60, देयरफॉर के ई इज इक्वल टू 3/60 हो जाएगा 0.05 प्लस 0.08.13 विच इज 13%। तो 13% अपना आंसर हो गया इधर पे। क्लियर है, 4 डन। अब 5 भी सेम चीज है, पेज अ डिविडेंड ऑफ 1.22, पेज अ डिविडेंड। जब पेज अ डिविडेंड बोला ना, पेज अ डिविडेंड, तो उसको हम D1 नहीं मानेंगे। पेज या पेड जब बोलता है ना, उसको हम D0 मानेंगे। पेज यानी वो तो अभी अभी दे रहा है, वो करेंटली 1.22 का डिविडेंड देता है, ये D0 हो गया। फिर इसमें 5% का ग्रोथ रेट बोला है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5%। करंट वैल्यू बोल रहा है 40 रुपीज है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए। अगेन ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन 5 क्या बोला, D0 अपने को मालूम है 1.22, तो इससे अपना D1 तो आ ही जाएगा। D1 निकाल ही लो ना साथ साथ में, 1.22 इंटू 1.05, 5% था ना ग्रोथ रेट, बिल्कुल 1.05 क्या हो जाएगा, 1.22 इंटू 1.05, तो 1.281। ग्रोथ 5% था तो 0.05, और P0 आज का जो प्राइस था वो था 40 रुपीज। तो देयरफॉर P0 इज इक्वल टू D1 बाई के माइनस जी, ये अपने को मालूम है। तो 40 इज इक्वल टू 1.281 बाय के ई माइनस 0.05, के ई माइनस 0.05 इज इक्वल टू 1.281 बाय 40। तो 1.281 डिवाइड बाय 40 क्या जाएगा, 0.032 आ रहा है, अपने 0.03 ले लेंगे चलेगा, 0.032 ले सकते हैं। 1.28 अगर डिविडेंड को लेते हैं तो 0.032 ले सकते हैं। तो याद आएगा के ई इज इक्वल टू 0.032 प्लस 0.05 यानी 0.082, देयरफॉर के ई इज इक्वल टू 8.2%। 8.2% का ग्रोथ आ गया, पक्का डन है यहां तक, क्लियर हुआ। फिर अब आगे चलते हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखना। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, अ फर्म हैड बीन पेड डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर लास्ट ईयर। तो ये D0 होगा कि D1 होगा, ये D0 होगा ऑफ कोर्स। लास्ट ईयर था, जो साल बीत गया उसका 2 रुपया था, तब नेक्स्ट ईयर का जो 2 के ऊपर ग्रोथ होना चाहिए। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड्स इज एस्टिमेटेड एट 5%, 5% का ग्रोथ रेट होगा। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस इफ, ठीक है, यहां नीचे में आपको दिया है वो के ही दे दिया, एस्टिमेटेड जो रिक्वायर्ड रिटर्न होता है वो आपको नीचे में दिया है 15.5%, और फिर बोलता है अगर ग्रोथ रेट राइजेस टू 8% तब बताओ क्या होगा, एंड ग्रोथ रेट फॉल्स टू 3% तो बताओ कि मार्केट प्राइस क्या होगा। बेसिकली वो 3 सिनेरियो में मार्केट प्राइस पूछा है। करेंटली जब ग्रोथ रेट 5% है, अगर ग्रोथ रेट 8% हो गया तो मार्केट प्राइस क्या होगा, और फिर ग्रोथ रेट जब 3% हो जाए तो मार्केट प्राइस क्या होगा। ये तीनों आपको बताना है। चलो और कैसे होगा, 2 सिनेरियो अपने करते हैं, तुम एक थर्ड वाला ट्राई करना खुद से। तो पहले बेस केस ले लो। बेस केस में क्या बोला भाई, उसने बोला D0 2 रुपीज है, D0 2 रुपीज है लास्ट ईयर, तो ग्रोथ क्या होगा 0.05 होगा, ग्रोथ रेट है 0.05। एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस अपने को निकालना है, के ई कितना है 0.155, 15.5%, अपने को निकालना है प्राइस। तो बेस केस में प्राइस क्या होगा, D1 बाई के माइनस जी। D1 क्या होगा, D1 होगा D0 अपने को मालूम है, इनटू ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 डिवाइडेड बाय के 0.155 माइनस जी यानी 0.5, तो कितना आ गया 2 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.155 माइनस 0.05
विच इज 0.105 से डिवाइड कर दो, यानी ये आ गया ₹20 आ गया, बेस केस था। फिर पार्ट 1, अगर ग्रोथ रेट कितना हो जाए 8% हो जाए, यानी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0.08, तो फिर प्राइस क्या होना चाहिए? फॉर्मूला तो वही है, D1/K-G, यानी ₹2 इंटू ग्रोथ। अब की बार ग्रोथ रेट कितना है? 1.08 हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रोथ रेट तो 8% हो गया, डिवाइडेड बाय 0.155 माइनस 0.08, 8% का ग्रोथ रेट आ गया। तो 2 इंटू 1.08, 2.16 डिवाइडेड बाय 0.155 माइनस 0.08, यानी 0.075 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ₹28.8। इसका एक बार रीचेक कर देते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट। 2 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 0.075, सही है, 28.8। सेकेंड केस भी निकाल ही लो यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर ग्रोथ रेट 3% हो जाए तो क्या होगा? G इज इक्वल टू 0.03, यानी P0 इज इक्वल टू D1/KE माइनस G इज इक्वल टू 2 इंटू 1.03, ग्रोथ रेट अब 0.03 हो जाएगा, 03 डिवाइडेड बाय KE इज 0.155 माइनस 0.03, तब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.155 माइनस 0.03, यानी 0.125 से डिवाइड करेंगे अब की बार, तो ये आ जाएगा 16.48 रुपीस। यूनिट लिखना मत भूलना, प्राइस है तो रुपीस, ग्रोथ है तो परसेंटेज, ये यूनिट्स लिखना मत भूलना। देन क्वेश्चन 10 हमने किया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप में, ये क्वेश्चन 13 देखो, ठीक है? 13 देखना, ये वेरिएशन चलेगा अलग अलग से, और कुछ नहीं, फॉर्मूला तो यही रहेगा। फिर अपने 13 के बाद एक नया चीज पढ़ेंगे। ए लिमिटेड अर्निंग्स बोला, अर्निंग्स पर शेयर, अभी तक डिविडेंड बोल रहा था, अर्निंग्स पर शेयर इज ₹10, ठीक है, एंड ग्रोथ रेट इज 4%। अर्निंग्स ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एट दिस लेवल इन द नियर फ्यूचर, यानी जो ग्रोथ रेट है वो यही रहने वाला है, 4%। पे आउट रेशियो बोला 55%, 55%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, करंट मार्केट प्राइस बता दो शेयर का क्या होना चाहिए। तो क्या क्या डेटा अपने को दिया है देखो क्वेश्चन 13 में। ईपीएस दिया है ₹10 ना, ईपीएस ₹10, ग्रोथ रेट 4% यानी 0.04, और पे आउट रेशियो उसने दिया है 55%, केई उसने दिया है 0.15, 15%, 0.15। अभी पूछ रहे प्राइस क्या होना चाहिए, बोलो। फॉर्मूला तो अपने को भैया मालूम है D1/K-G, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन क्वेश्चन ये है K अपने को मालूम है, G अपने को मालूम है, D1 अपने को नहीं मालूम है। सो हाउ डू यू फाइंड D1? D1 के लिए डिविडेंड है। अब डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है? अर्निंग्स पर। अर्निंग्स पे पे आउट दे दिया उसने, ₹10 कमाया, 55% का पे आउट दे दिया, यानी 5.5 डिविडेंड होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ईपीएस है 10, ये अभी का ईपीएस है कि अगले साल का ईपीएस होगा? ये तो अभी का ईपीएस है, ये तो अभी का ईपीएस है। तो अगर हम D1 में सपोज 10 इंटू 0.55 करते हैं, यानी पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू 0.55 कितना? 5.5 रुपीज का जो डिविडेंड है, ये D1 होगा कि D0 होगा? ये D0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अर्निंग्स पर शेयर इज ₹10, ये तो अभी का है। क्या एक्सपेक्टेड बोला है? नहीं बोला ऐसा कुछ, तो ये नेक्स्ट ईयर का नहीं है, ये D0 हो गया। तो अब इससे D1 कैसे आएगा? 10 इंटू 0.55 इंटू 1.04, एक साल का ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा क्या? तो यानी ऑल इन ऑल क्या हो गया, ऐसा करें 10 इंटू 0.55, ये D0 हो गया, D0, फिर इस पे ग्रोथ रेट चिपका दो, इंटू 1.04 डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.04, समझा क्या? सो 10 इंटू 0.55 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाय
0.11 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹52। 52 रुपीज आया। ये था पार्ट ए। पार्ट ए, इसका कुछ पार्ट बी भी था। पार्ट बी देखो एक बार। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द अबव स्टॉक आफ्टर 3 years। यानी वो आज का प्राइस नहीं पूछा, अभी तो पूछा करंट प्राइस क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, वो पूछा। अब क्या वो पूछ रहा है, वो अब पूछ रहा है तुमसे प्राइस आफ्टर 3 years क्या होगा। यानी P3 पूछा ना, प्राइस आफ्टर 3 years क्या होना चाहिए, यानी P3। अब भाई P3 तुम कैसे निकालोगे, अगर P0 इज इक्वल टू D1, उसके अगले साल का डिविडेंड डिवाइड बाय K माइनस जी, तो P3 क्या होना चाहिए, खुद से सोचो ना एक बार। अगर P0 इज D1 बाय K माइनस जी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं P3 थर्ड ईयर के एंड पे अपने को प्राइस चाहिए, थर्ड ईयर के एंड पे। जैसे अगर मैं यहां बताऊं, सपोज ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमको 0 यहां पे प्राइस निकालना होता है, हम किसका डिविडेंड लेते हैं, 1 साल बाद का डिविडेंड लेते हैं। हमको प्राइस कहां निकालना है, यहां पे प्राइस निकालना है, तो हम इसमें किसका कौन सा डिविडेंड ले, इसके 1 साल बाद, यानी D4 ले क्या। D4 को जब हम डिस्काउंट करके यहां पे लेके आएंगे, तो ये इसका P3 थर्ड ईयर के एंड पे प्राइस निकल जाएगा ना। तो ये P3 होगा, किसमें लेंगे हम लोग P3, D4 बाय KE माइनस जी। क्वेश्चन इज D4 कैसे निकलेगा। D0 अपने को मालूम है 10 इंटू 0.55, ये D0 हो गया। अब D0 पे D1 D2 D3 D4, यानी 4 बार ग्रोथ करना है, 1 2 3 4, 4 बार ग्रो करना है। तो इस पे हम करेंगे 1.04 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय KE इज 0.15 माइनस ग्रोथ इज 0.04। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि ये पूरा चीज को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक बचकाना तरीका है, पहले आप 10 इंटू 0.55 किया, 5.5 आएगा डिविडेंड, इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 डिवाइड बाय 0.11। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जिसको अपने थोड़ा स्मार्ट वर्क बोलते हैं, जिसमें टाइम भी बहुत सेव होगा, और ये मैंने बेसिक्स पे भी आपको बता दिया कैलकुलेटर ट्रिक्स बोल के, बट ये ड्यूरिंग द कोर्स पूरा और भी कवर करता हुआ चलूंगा जैसे जैसे जो जो ट्रिक्स आएगा। 1.04 टू द पावर 4 को सबसे पहले ले लो। एक तरीका क्या हो, 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, अपने वैसे नहीं करेंगे। अपने क्या करेंगे, तुम कैलकुलेटर उठाओ, शायद तुमको पता भी होगा, नहीं पता तो सुन लेना, पता है तो वेरी गुड। 1.04 इंटू इक्वल टू, क्या किया हमने, 1.04 इंटू इक्वल टू, ये करके ऐसा आएगा 1.0816 आएगा। यानी इसमें क्या हो गया, 1.04 इंटू 1.04 ऑलरेडी हो चुका। अब अगर एक और बार इक्वल टू आप प्रेस करते हो तो ये हो गया इंटू 1.04, एक और बार इक्वल टू प्रेस करते हो तो ये हो गया इंटू 1.04। तो अगर कुल मिला के 1.04 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 3 बार अगर आपने ये प्रेस किया, सो विच मीन्स 1.04 इंटू 1.04 करके 4 बार हो चुका, करेक्ट। यानी टू द पावर 4 आ गया, ये आया 1.1698, कुछ ऐसा आएगा 1.1698। अब इसमें अपने डायरेक्टली 10 इंटू 0.55 कर देंगे, इंटू 10 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाय, आप स्ट्रेट 0.11 कर दो, तो ये आ गया अपना ₹58.49। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैलकुलेशन निकल जाएगा, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। तो ये कैलकुलेटर ट्रिक को जान के रखना, ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेटर ट्रिक यहां लिख के रखना है, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1.04 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1.04 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और इसको ऐसे कुछ सीटी करके मार्क कर लो। कैलकुलेटर ट्रिक हर जगह मार्क करते हुए चलना, तो आपका वो पूरा नोट्स वैसे ही रेडी हो जाएगा। तो ये अपना 13 पार्ट बी भी डन हो गया, क्वेश्चन 13 भी डन, करेक्ट। अब जो अपना ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, P0 इज इक्वल टू D1 बाई के माइनस जी, ये फॉर्मूला तो मालूम ही हो गया अब तक। मान लो व्हाट इफ देयर इज नो ग्रोथ इन द कंपनी,
मान लो कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, जरूरी थोड़ी ना हर साल ग्रो करते रहे, कोई एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि अब कंपनी ग्रो नहीं कर रही, अब कांस्टेंट हो गया कंपनी, जो जो इस साल वो कमा रही है, जो इस साल कमा रही है वही अगले साल भी कमा रही है, वही अगले साल भी कमा रही है, हर साल पूरा कांस्टेंट हो चुका। अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए अपना? अभी का फॉर्मूला क्या है? P0 इज इक्वल टू D1 बाय KE माइनस G। यहां पे क्या है? ग्रोथ, नो ग्रोथ है ना, तो G इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, G इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही G इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये क्या हो गया? P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE, और D1, D2, D3, D0 इसमें तो सभी सेम है, तो यहां पे D0, D1, D2 सब कुछ सेम है, तो तुम सिंपल ये कर सकते हो, प्राइस इज इक्वल टू D अपॉन KE, D अपॉन KE। क्यों? क्योंकि इसमें D0, D1, D2 में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, क्योंकि कोई ग्रोथ ही नहीं है। D0 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2, सब सेम ही सेम है, करेक्ट है ना? इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रोथ मॉडल, और ये अपना हो गया नंबर 3। तो तीन चीज हमने आज कर लिया। सबसे पहला हमने किया सिंगल पीरियड डिविडेंड मॉडल, D0 इज इक्वल टू P1, D1 प्लस P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE। सेकेंड मॉडल हमने किया कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। वहां पे था G एक कांस्टेंट ग्रोथ है, तो P0 इज इक्वल टू D1 बाय KE माइनस G। D1 ध्यान रखना, D1 को ध्यान रखना, D0 उसको नहीं ले सकते, वो मैं आपको लास्ट में नोट में भी लिखा दूंगा, डोंट वरी। डिवाइड बाय KE माइनस G उधर कर दिया। थर्ड हमने बोला कि अगर जीरो ग्रोथ है तो फिर क्या करें, तब D बाय KE हो गया। इसका एक सम कर लो खाली, ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। एक क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन 1 कुछ भी नहीं है। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड करेंटली पेज अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, यानी D0 करेंटली पेज बोला है, D0 10 रुपीज पर शेयर, और बोला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14%, और ये भी बोल दिया इट विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये जो डिविडेंड है कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट? यानी ये क्वेश्चन 1 में क्या है? D0 10 रुपीज है, D0 10 रुपीज है, करेक्ट? तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, और KE जो मेरा है वो है 14%, तो देयरफॉर P0 क्या होना चाहिए? D बाय KE, यानी 10 बाय 0.14 कितना आ जाएगा? 10 बाय 0.14 रुपीज 71.43, ये आ गया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट, इसमें लिख लो इफ पेज और पेड डिविडेंड इज मेंशन्ड, it is D0, it is D0 if expected to pay is mentioned, it is D1। ये नोट लिख लो, ठीक है? तो आज के लिए अपने इतना ही रखेंगे। तो यहां हमने 3 मॉडल्स को पढ़ा, वो 3 मॉडल्स आपको ध्यान रखना है, वो अपने विद प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। हमने कॉन्सेप्ट के साथ ये सारे फॉर्मूलाज को देखा है। तो सबसे पहला सिंगल पीरियड मॉडल, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE। सेकेंड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल विच इज P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। और थर्ड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जीरो ग्रोथ मॉडल विच इज P0 इज इक्वल टू D बाय KE। यहां तक सही है? परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास अपने फिर वो मल्टी स्टेज डिविडेंड मॉडल वगैरह कंटिन्यू कर लेंगे, वो मैं आपको उसी क्लास में बता दूंगा कि ये क्या होता है।